साल था 1935। एक सर्द दिन बड़े से होटल में एक रहस्यमयी आदमी एंटर करता है। उसने आते ही अजीबोगरीब हरकतें करनी शुरू कर दी। 2 दिन बाद उसके कमरे के बाहर खड़ा बेल बॉय दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। सर, दरवाजा खोलिए, आपका फोन ऑफ द हुक है। इसका मतलब यह है कि उसका शायद वायर निकल गया, पर अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। थोड़ी देर बाद एक और बेल बॉय आया और मास्टर की से दरवाजा खोलकर जैसे ही वो अंदर गया तो उसके होश उड़ गए। पूरा कमरा खून से सना हुआ था। और वो आदमी, उस आदमी का क्या हुआ? कौन था वो और क्या था उस कमरे में? चलिए आज की मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। वेलकम टू ग्रिपिंग टेल्स एंड इस मिस्टीरियस केस का नाम है रूम नंबर 1046। रूम नंबर 1046 की मिस्ट्री सुलझाने के लिए हमें 1935 में जाना होगा। अमेरिका के कैंसास शहर में दोपहर के करीब 1:35 पर एक आदमी होटल प्रेसिडेंट के कॉरिडोर में एंटर करता है। उसका हुलिया थोड़ा सा अजीब था। कान थोड़े सिकुड़े हुए, जैसे बॉक्सर्स के होते हैं ना, वैसे। चेहरे पर हल्की सी खरोंचें और काले लिबास में ढका हुआ शरीर, लेकिन सिर के एक हिस्से पर बाल नहीं थे, मानो जैसे कभी उसे चोट लगी हो और दोबारा उस हिस्से में बाल उगे ही ना हो। वो चेक इन काउंटर पर आया और बोला कि उसे एक रूम चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए। लेकिन रूम ग्राउंड या मिडिल की जगह टॉप फ्लोर पर होना चाहिए, थोड़ा अंदर की तरफ, जहां पर थोड़ी सी शांति भी हो। वो पहली बार था शायद जब कोई क्लाइंट इस तरह की मांग कर रहा था। पर स्टाफ को क्या था? उन्होंने 10th फ्लोर पर रूम दिया 1046 और उस आदमी ने रजिस्टर पर अपना नाम लिखा, रोलैंड टी अवन। रूम बुक होते ही होटल का बेल बॉय रेंडोल्फ सामान उठाने और रोलैंड की हेल्प करने पहुंच जाता है। पर जब उसने रोलैंड को देखा तो वो भी शॉक्ड हो गया। उसके पास सामान के नाम पर सिर्फ एक कंघी, एक टूथपेस्ट और एक ब्रश था। ऐसे में वो सामान क्या उठाए? पर उसका काम था तो वो कमरे तक उसे ड्रॉप करने के लिए गया। लाइट्स जलाई, सेफ एंड स्वीट स्टे विश किया और वहां से जाने लगा। वो दरवाजा लगा ही रहा था कि रोलैंड ने कहा कि दरवाजा मत लगाना, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। रेंडोल्फ मुस्कुराया और दरवाजा खुला हुआ छोड़कर वो वहां से चला गया। और यहीं से असली गेम शुरू होता है। थोड़ी देर बाद ही मैरी स्पॉटेक, जो होटल के हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, वो रोलैंड के कमरे में साफ सफाई करने के लिए पहुंची। दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था, पर वो अंदर जाने से डर रही थी क्योंकि रूम की जितनी भी लाइट्स थी ना, वो सब बंद थी। सिर्फ बेड के पास रखा एक छोटा सा लैंप चल रहा था। मैरी हैरान कि दिन के वक्त लाइट ऑफ करके ऐसे भूतिया कमरा बनाकर भला कौन ही बैठता है। वहीं रोलैंड अपने बेड पर सेम ड्रेस में बैठा हुआ था। हाथ सिर पर ऐसे रखा था जैसे मानो वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। मैरी ने हिम्मत की और वो कमरे के अंदर आ गई। अपनी साफ सफाई का काम उसने शुरू किया। बेडशीट बदली और पुरानी शीट टॉवल लेकर वो जाने लगी। वो भी रेंडोल्फ की तरह दरवाजा बंद करने जा ही रही थी कि पीछे से रोलैंड ने सेम बात कही, एक काम करो, दरवाजा खुला छोड़ दो, मेरा एक दोस्त मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। मैरी ने भी ओके सर किया और दरवाजा खुला छोड़कर ही चली गई और कुछ घंटे बाद फिर से नया टॉवल लेकर आई। असल में होटल का रूल था कि हर 4 से 5 घंटे में चेक करते रहिए, कहीं बेडशीट बदलने की तो जरूरत नहीं है और टॉवल तो दिन में एटलीस्ट 2 बार चेंज करते ही रहिए। सो मैरी कमरे में पहुंची और इस बार भी दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर रोलैंड नहीं था। कमरा खाली था पर लाइट्स अभी भी बंदी थी सिवाय उस लैंप के। वो टॉवल रखकर जाने लगती है पर तभी उसकी नजर एक चिट्ठी पर पड़ती है जो लैंप के पास पड़ी हुई थी और उस पर लिखा था, डॉन, आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। उसे लगा कि डॉन होगा कोई रोलैंड का दोस्त, इसलिए वो अपना काम पूरा करके चली गई और 2 जनवरी का दिन यूं ही गुजर गया और फिर आई 3 जनवरी की सुबह। 10 से 10:30 बजे का करीब समय रहा होगा। अपनी ड्यूटी निभा रही मैरी सभी रूम की क्लीनिंग करते हुए जैसे ही रूम नंबर 1046 के पास पहुंची तो दरवाजा बाहर से लॉक था। उसे लगा कि रोलैंड शायद कहीं बाहर गया होगा, इसलिए उसने मास्टर की लगाई और दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर गई वो डर से कांप गई। रोलैंड अंदर ही बैठा हुआ था। मतलब साफ था कि उसे किसी ने लॉक करके रखा था। इस बार कमरे में बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। वो लैंप भी बंद था और रोलैंड के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। वो ऐसे ही अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। मैरी नजरें चुराते हुए अपने काम में लग गई और तभी कमरे में रखा हुआ जो फोन था वो बजता। फोन पर वही डॉन था जिसका जिक्र उस लेटर में हुआ था
और वो शायद रोलैंड से पूछ रहा था कि उसे भूख तो नहीं लगी है, कुछ खाना चाहिए तो वो आ जाए। लेकिन रोलैंड उस वक्त तक पेट भर के नाश्ता कर चुका था, इसलिए उसने कहा कि नहीं डॉन, मैं भूखा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं खाना। फोन कट गया। इधर मैरी का काम भी पूरा हो चुका था, इसलिए वो भी निकल गई और फिर से शाम को 4 बजे नए तौलिए लेकर रोलैंड के कमरे के बाहर पहुंचे। पर इस बार दरवाजा अंदर से बंद था और अंदर से 2 से 3 लोगों की आवाज आ रही थी। जब उसको नॉक किया तो अंदर से एक बेहद ही भारी आवाज में जवाब आया कि कौन है। यह आवाज रोलैंड की नहीं थी। मैरी समझ गई कि अंदर कोई और भी है। उसने कहा वो टॉवल देने आई है, पर उसी भारी आवाज में रिप्लाई आया, हमें कोई टॉवल नहीं चाहिए, आप जा सकती हैं। मैरी चली गई, लेकिन एक कंप्लेन अगली सुबह होटल मैनेजर के पास पहुंची। कंप्लेन करने वाली एक औरत थी जो रूम नंबर 1046 के पास वाले कमरे में ही ठहरी हुई थी। उसने कहा कि उसके फ्लोर से किसी के जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और ये आवाजें डेफिनेटली कमरा नंबर 1046 से थी, जिसमें शायद से मेल और एक फीमेल थी। एक मेल की आवाज बहुत डीप और भारी थी, जैसे कि मैरी ने बताया था, जबकि फीमेल की आवाज भी कुछ अजीब ही थी, थोड़ी भारी और अब्यूसिव टोन। असल में महिला एग्जिट करके अपने घर जा रही थी और चेकआउट करते हुए उसने ये बातें स्टाफ और मैनेजर को बताई थी। पर इस कंप्लेन पर कोई एक्शन होता, इससे पहले ही चीजें और ज्यादा वियर्ड होने लगी। सुबह 7 से 8 बजे के लगभग होटल के फोन ऑपरेटर ने नोटिस किया कि रूम नंबर 1046 का टेलीफोन पावर से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। इसलिए उसने बेल बॉय रेंडोल्फ को कमरे में भेजा ताकि चेक किया जा सके कि कहीं फोन में तो कोई खराबी नहीं आ गई है। लेकिन जब रेंडोल्फ वहां पे पहुंचा तो गेट के बाहर डू नॉट डिस्टर्ब की चिट लटकी हुई थी और उसने फिर से 2 से 3 बार कमरा नॉक किया और बहुत देर बाद अंदर से एक सॉफ्ट आवाज आई, अंदर आ जाओ, लाइट्स को ऑन कर दो। वो अंदर जाने के लिए दरवाजा खोलता है, पर गेट तो अंदर से ही लॉक था, इसलिए वो फिर से नॉक करता है और गेट खोलने को कहता है, पर अब कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। तो वो तेज आवाज में रोलैंड से बोला, प्लीज अपना फोन पावर से कनेक्ट कर लीजिए ताकि कोई और इवन होटल स्टाफ भी आपसे कनेक्ट कर पाए। इतना कहकर वो चला गया, लेकिन अब समय 8:30 बजे का हो चुका था, पर फोन अभी भी डिस्कनेक्टेड ही था, जिस वजह से एक दूसरा बेल बॉय हेरल्ड पाए आता है और मास्टर की के जरिए दरवाजा खोलकर वो अंदर घुस जाता है। उसने देखा कि वहां जो लाइट्स हैं वो पूरी तरह से बुझी हुई हैं। रोलैंड अपने बेड पर बिना कपड़ों के आधा कंबल शरीर पर डाले लेटा है और उसके आसपास बेडशीट पर कुछ डार्क कलर का लगा हुआ है। उसने रोलैंड को डिस्टर्ब ना करते हुए फोन का वायर ठीक किया और वो दबे पांव वहां से निकल जाता है और 1-2 घंटे तक फोन कनेक्ट ही रहा। लेकिन 10:30 बजे के लगभग फोन एक बार फिर से वायर से अलग हो गया। तब फोन ऑपरेटर ने रेंडोल्फ को फिर से चेक करने के लिए भेजा कि इस बार क्या गड़बड़ है। रेंडोल्फ वहां पे पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। वो अंदर गया, जहां अंधेरे कमरे में रोलैंड अपने सिर पर हाथ रखकर बैठा हुआ था। फोन ठीक करने के बाद उसने कमरे की लाइट जला दी, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि लाइट जलते ही उसने वो नजारा देखा जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई। कमरे में चारों तरफ खूनी खून फैला हुआ था। दीवार, फर्श, यहां तक कि छत पर भी खून की छींटें बिखरी हुई थी। उसका बेड खून से पूरा लाल हो रहा था और ये धब्बे उसके बाथरूम तक जा रहे थे। ये देखकर रेंडोल्फ की तो हालत ही पतली हो गई। वो तुरंत भाग कर गया और सभी को इकट्ठा करके ऊपर लाया। इस बार रोलैंड बैठा नहीं था, बल्कि जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी हालत पहले से और ज्यादा खराब थी। उसके हाथ पैर किसी ने बांध रखे थे। गले पर भी रस्सी जैसा कुछ तो बंधा हुआ था, पर लूज हालत में, जैसे मानो किसी ने गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश की हो, पर गुस्सा उतरने में ऐसी ही हालत में छोड़ के चला गया हो। उसका शरीर खूनम खून हो रहा था। सर पर बार बार किसी चीज से वार किया गया था, जिस वजह से उसका स्कल तक फ्रैक्चर हो गया था। उसके चेस्ट पर भी किसी ने चाकुओं से बार बार वार किया था। यहां तक कि उसका एक लंग भी डैमेज हो चुका था और उस पर भी चाकुओं से हमला हुआ था, जिसमें से नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी। ये नजारा इतना ज्यादा डरा देने वाला था कि स्टाफ ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया और अच्छी बात ये रही कि पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और उनके आने तक रोलैंड जिंदा था। हालांकि स्टाफ ने पहले ही रोलैंड से पूछ लिया था कि उसके साथ ये सब किसने किया है, लेकिन उसने किसी का नाम ना लेकर अपने ऊपर ही पूरा ब्लेम डाला। उसने कहा कि ये सब उसने खुद ही अपने साथ किया, पर स्टाफ को लगा कि वो शायद नशे की वजह से ये सब बोल रहा है। जी हाँ, उस वक्त रोलैंड नशे की हालत में था। खैर, अब पुलिस आती है और उन्होंने भी यही सेम सवाल पूछा और इस पर रोलैंड ने कहा कि वो जस्ट बाथरूम जा रहा था, लेकिन उसका पैर फिसल गया
और बाथ टब में सर पड़ने की वजह से ये सब हो गया। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं था, क्योंकि बाथरूम में गिरने की वजह से किसी का सर एक बार फट सकता है लेकिन बार बार नहीं। उसके लंग पर चाकू से हमला नहीं हो सकता, और ना ही ऐसा होने पर व्यक्ति के हाथ पैर बंध जाते हैं या फिर गले में कोई वायर लिपट जाती है। पर इस सब में समय बर्बाद न करते हुए उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर एक टीम रूम नंबर 1046 को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाती है, जहां उन्हें फोन पर से 4 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। एक खुद रोलैंड का था और 3 में से 2 मेल के, जबकि एक किसी फीमेल का था। इसके अलावा कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जो इस केस को सुलझा सके। दूसरी तरफ अब रोलैंड कुछ भी बोलने की हालत में नहीं था, और उसकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक थी कि ट्रीटमेंट भी कुछ काम नहीं आया, और 5 जनवरी को उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह है कि रोलैंड को ये चोटें उसके मिलने से करीब 5 से 7 घंटे पहले दी गई थी, मतलब 4 जनवरी को ही सुबह 4 से 6 बजे के बीच में। पर इतनी बेरहमी से उसे पीटने वाला कौन था, और रोलैंड उससे इतना क्यों डरता था कि वो उसका नाम भी नहीं ले पाया? इन सवालों को समझने के लिए पुलिस के लिए यह जानना जरूरी था कि यह आदमी है कौन, क्योंकि होटल स्टाफ के अकॉर्डिंग वो बहुत ही मिस्टीरियस बंदा था, जो कमरे में घुसने के बाद एक बार भी ग्राउंड फ्लोर या फिर होटल से बाहर नहीं गया था। उसने 1 दिन के लिए रूम बुक किया था, लेकिन 2 दिनों तक वो वहां पे रहा, और तीसरे दिन ये हादसा हो गया। ऊपर से उसकी हरकतें भी कुछ अजीब थीं, क्योंकि शायद वो किसी से डरकर भाग रहा था, इसलिए उसने होटल का सबसे अंदर वाला कमरा मांगा, जहां उसे कोई भी आसानी से ढूंढ नहीं पाए। ये सब सुनने के बाद पुलिस को इतना तो डाउट था कि शायद रोलैंड ने जो नाम पता दिया है वो भी उसी की तरह मिस्टीरियस होगा। मतलब हो सकता है कि वो नकली हो, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उसने अपना एड्रेस लॉस एंजलिस का लिखवाया था, लेकिन वहां तो रोलैंड टी एवन नाम का कोई बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और उसका एड्रेस भी फर्जी था। अब तक ये स्टोरी हर अखबार में सुर्खियां बटोर रही थी। ये उस वक्त की सबसे फेमस मिस्ट्री है, जिसकी ताजा खबरों ने लोगों को खूब उत्साहित किया था और खूब डाउट भी पैदा किया था। पुलिस ने भी न्यूज़पेपर्स का सहारा लिया और रोलैंड का ही होलिया फोटो सर्कुलेट कर दिया, ताकि कोई पहचान करने आ जाए, कोई दूर का रिश्तेदारी मिल जाए। पर जब कोई नहीं आया तो उसकी बॉडी को एक फ्यूनरल होम में भेज दिया गया, और अब तलाश शुरू हुई डॉन की, जिसका जिक्र होटल स्टाफ ने बार बार किया था, और जिसका रोलैंड से कुछ कनेक्शन हो सकता था। पर अफसोस, इस नाम और पहचान से कोई भी क्लू नहीं मिला। सवाल बहुत सारे थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। वहीं बॉडी डिकम्पोज ना हो और उसे अच्छी तरह से अंतिम विदाई मिले, इसके लिए पुलिस ने पेपर में अनाउंस किया कि 3 मार्च के दिन कैंसास में ही रोलैंड टी एवन को दफना दिया जाएगा। और इस न्यूज के कुछ रोज बाद ही फ्यूनरल होम में एक फोन आता है, और फोन पर एक आदमी होता है जो कहता है कि वो कुछ पैसे भेजेगा ताकि रोलैंड का फ्यूनरल अच्छी तरह से किया जा सके। इस कॉल के बाद उसका अंतिम संस्कार कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, और 23 मार्च 1935 को एक न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे पैसे रखकर फ्यूनरल होम में भेजे गए। साथ ही एक लोकल फ्लावर शॉप से उसी अनजान व्यक्ति ने फूलों का इंतजाम भी किया, और साथ में एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था लव फॉरएवर फ्रॉम लुइस। जाहिर है कि कोई तो था जो रोलैंड को अच्छी तरह से जानता था, और शायद ये भी जानता था कि उसके साथ ये सब किसने किया है, लेकिन वो कभी सामने नहीं आया। और ये सब करने के बावजूद पुलिस को इस अनजान व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। पैसे और फ्लावर के बाद रोलैंड का फ्यूनरल तो हो गया, लेकिन पुलिस की तफ्तीश यानी कि इन्वेस्टिगेशन अभी भी बीच मझधार में लटकी हुई थी। हफ्ते गुजरे, महीनों में बदले, लेकिन इस केस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, और 1936 में पहली बार पुलिस को रोलैंड का असली नाम पता चला। जी हाँ, हुआ कुछ यूं कि रूबी ओल्गेट्री नाम की एक महिला सुबह बैठकर अमेरिकन वीकली न्यूज़पेपर पढ़ रही थी। पेपर में अचानक उसकी नजर अपने बेटे की तस्वीर पर पड़ी, जिसको देखकर वो सहम गई और उसने तुरंत ही पुलिस से कॉन्टैक्ट किया। रूबी का बेटा कोई और नहीं बल्कि मरने वाला रोलैंड टी एवन ही था, लेकिन उसका असली नाम था आर्टेमस ओल्गेट्री। उसने बताया कि आर्टेमस कुछ टाइम पहले ही घर को छोड़ के चला गया था। उस टाइम वो 17 साल का था, यानी मरते वक्त उसकी उम्र करीब 18 साल होगी, क्योंकि उसे घर छोड़े कुछ ही महीने गुजरे थे। रूबी के लिए इस बात पर बिलीव करना आसान नहीं था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कोई उसे लगातार आर्टेमस के नाम से लेटर पोस्ट कर रहा था। हाँ, उसे एक बार को शक हुआ क्योंकि लेटर टाइप होकर आ रहे थे, जबकि आर्टेमस को तो टाइपिंग आती नहीं थी। पर रूबी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब रोलैंड की असली पहचान पुलिस के पास थी, इसलिए उसके फ्रेंड फैमिली सभी को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। होटल स्टाफ से दोबारा से पूछताछ की जाती है, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता। आर्टेमस को किसने मारा था, क्यों मारा था, ये आज भी एक सवाल है,
और उसकी फाइल अभी भी पुलिस स्टेशन में धूल फांक रही है। हालांकि कुछ थ्योरीज सामने जरूर आए, जिनमें सबसे फेमस एक लड़की से जुड़ी हुई है। दरअसल 3 जनवरी की रात को होटल के एलिवेटर में एक खूबसूरत लड़की को स्पॉट किया गया था। उस वक्त एलिवेटर नई ही थी, इसलिए उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर्स को रखा जाता था। एलिवेटर ऑपरेटर ने बताया कि वो महिला 2 से 3 बार नीचे ऊपर गई और एक बार उसके साथ कोई आदमी भी था, जो शायद वही डॉन था जिसका जिक्र इस केस में हुआ। थ्योरीज के अकॉर्डिंग यह महिला आर्टेमिस की गर्लफ्रेंड रही होगी, पर जब उसे पता चला कि वो उसके साथ चीट कर रहा है, तो उसने डॉन के साथ मिलकर उसकी जान ले ली होगी। जिससे पहले इनके बीच हो सकता है कहा सुनी भी हुई होगी, जिसका जिक्र उस लेडी ने अपनी कंप्लेन में किया था। वेल, आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा? कौन सी थ्योरी सही होगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और मिस्टीरियस और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।